मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। यूपी की बात का आज स्पेशल बुलेटिन। आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई। इस चुनाव के कई कारण हैं, कई पहलू हैं, कई चौंकाने वाले पहलू भी हैं और कई भविष्य के संकेत भी इस चुनाव में परिणामों में छुपे हुए हैं। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी कुल विधानसभा की संख्या सीटों भारतीय जनता पार्टी 231 सीटें जीत गई है। 288 में से 231 सीटें। आप हमारे दर्शकों को याद होगा कि ऐसा ही 2017 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों से सीधे 324 सीटों तक चली गई थी। ऐसा ही मिरेकल इस बार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जब 24 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, जो सीधे 231 में बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 47 सीटों पर रुक गई है। जो कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन था, वो 47 सीटों पर रुक गया है। तो ये महाराष्ट्र के चौंकाने वाले नतीजे। झारखंड में जहां 81 सीटें हैं और जहां पर बांग्लादेशियों के घुसपैठ से लेकर राशन छीनने तक की तमाम बातें हुई, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा वापस सत्ता में आ गया है। उसने अपनी सीटों में बढ़ोतरी की है। 9 सीटों में उसकी बढ़ोतरी हुई है। इस समय आरिफ हबीब साहब उस जनादेश को ऐसे स्वीकार भी रहे हैं। हम प्रोफेसर सुनील शर्मा के पास चलेंगे। प्रोफेसर सुनील शर्मा जी। प्रोफेसर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आरिफ भाई। प्रोफेसर शर्मा साहब, मेरा एक सवाल है। बाकी तो आप जो बात अपनी कहेंगे वो हम लोग सुनेंगे ही, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ककरौली के पिस्टल कांड ने इस जीत की खुशी में कहीं दाग लगा रखा है? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आरिफ हबीब साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने टूटे मन से ही सही और हमें ताने मारकर ही सही बधाई दी है। आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब देखिए, लोकतंत्र में और चुनाव में ये आम बातें हैं और अब की घटना नहीं है। जब से देश आजाद हुआ, जितने चुनाव हुए हैं, चाहे बैलेट पे चुनाव होते थे या अब मशीनों से चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं चुटपुट घटनाएं पहले भी होती रही हैं। अब मीडिया थोड़ा जागरूक है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो ज्यादा उजागर हो जाती है। पहले तो हमने बचपन में सुना था कि बूथ के डिब्बे गायब हो जाते थे, उन्हें ही बूथ लूट कर ले जाते थे। हरिओम पवार जी ने तो एक कविता भी इस पे लिखी थी, मैं आपको सुनवा दूंगा कि गुंडे मवाली जो राजा बन बैठे हैं और बूथ लूट कर ले जाते हैं, तो उन्होंने एक कविता भी लिखी है उस पर। अब मैं आता हूं, जो मेरे आरिफ मित्र जी ने कहा है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, आप वायनाड की जीत को स्वीकार करते हैं? बताइए, आप झारखंड की जीत को स्वीकार करते हैं? जहां आप जीत जाएं वहां सब कुछ अच्छा। मैंने कल भी कहा था, बड़ा दिल करिए मित्र, लोकतंत्र की परिभाषा को समझिए, लोकतंत्र को समझिए। झारखंड में हम हारे हैं, हमें समीक्षा करनी है, कोई चूक हुई है। जितनी प्रचंड बहुमत से हम महाराष्ट्र में जीते हैं, इंडिया गठबंधन झारखंड में जीता है। अगर आप कह रहे हैं कि हम मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, मशीनों का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, तो झारखंड में इतना तो कर सकते थे कि भाई 2-4 सीटों से ही हारते। अरे भाई, कुछ नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती ही ये है। जब आपको 24 में, इसी 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें दी,
उसी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को तो वहां करारी शिकस्त दी महाराष्ट्र में जनता ने। आज उसी महाराष्ट्र की जनता ने उस भूल को पूरा किया है। मैंने पहले भी कहा था, मैं हमेशा बड़े दिल से बात करता हूं। हरियाणा के चुनाव के बाद मैंने कहा था और इसी चैनल पर कहा था कि जो लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की जनता से चूक हुई है वो विधानसभा में उसे पूरा करना चाहती है। और अभी तो आप सुनिए, मीडिया कह देती है बीच में हरियाणा का चुनाव छोड़ के मोदी जी भाग गए, महाराष्ट्र का चुनाव छोड़कर मोदी जी चले गए। जो मोदी जी के अगली पंक्ति की हमारी लीडरशिप है उसे भी तो परखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा महाराष्ट्र जिता दिया। जितनी सभाएं उनके महाराष्ट्र में लगी, अगर उतनी झारखंड में भी लग गई होती उनकी अपनी सभा, तो झारखंड भी जीत गए होते। बटोगे तो कटोगे का नारा आप महाराष्ट्र में भी चले जाइए। मैं कुंदरकी की बात नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र के मुस्लिम बाहुल में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीता, चाहे अजीत पवार जीते हो, शिंदे जीते हो, वहां के मुस्लिमों ने भी वोट दिया है महायुति गठबंधन को। आप बहुत जागरूक हो गए हैं लोग। आप आज भी वहीं पड़े हैं कि बटोगे तो कटोगे का नारा मुस्लिमों के लिए कह दिया कि उनसे बच के, ऐसा नहीं है। आप उसे समझ ही नहीं पा रहे और जनता समझ रही है। बताइए आप, शरद पवार जी का आपने 84 साल की उम्र में क्या करा दिया, बताओ आप। उद्धव ठाकरे जी का आपने क्या करा दिया बेचारों का महाराष्ट्र के अंदर। जिनबाला साहब ठाकरे जी की जो तूती बोलती थी, परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करने का काम है। यानी कि राजा का पुत्र राजा होगा, ऐसा नहीं चलेगा। और ये उत्तर प्रदेश पर भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता ऐसी हिम्मत दिखाए जैसी शिंदे ने दिखाई है। आदरणीय शिंदे जी ने जो उद्धव ठाकरे जी के सामने अपनी जो विरासत उनको उनके पिताजी दे के गए, उन्होंने कहा असली वारिस हम थे, हम कार्यकर्ता थे। और आज उसे महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगा दिया कि बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के असली मालिक शिंदे साहब हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता बड़ा दिल करके और कहे कि मुलायम सिंह जी का बेटा ही राजा होगा, ऐसा नहीं है, तो यहां भी परिवर्तन होगा। यहां भी समाजवादी पार्टी असली समाजवादियों के हाथ में चली जाएगी। सुनील जी आपको रोके। महाराष्ट्र में तो जो देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी का चेहरा है, जो उनकी जीत है, वो उनकी जातियों से नहीं होती। ना तो ब्राह्मण वोट नागपुर में है जहां से क्या कहते हैं नितिन गडकरी जीतते हैं, और ना जिस सीट से देवेंद्र फडणवीस जीते हैं उस सीट पर ब्राह्मण है। दरअसल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स थोड़ा डिफरेंट है। हम महाराष्ट्र पे इस समय चर्चा नहीं करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी मुस्लिमों को साधने के लिए एक बड़ा आदेश किया था कि इमामों को हम वेतन देंगे। ये बात महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को पता नहीं क्यों रेज नहीं करते हैं अपने अच्छे कामों को, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये भी किया है। तो वो जो मुसलमानों के वोट की बात आप कर रहे हैं, वो उसका एक बड़ा कारण ये भी है। तो बाकी लोगों की राजनीति अलग तरीके की, भाजपा तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलती है। जी सुनील जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने कहा मैं अमेंडमेंट कर दूं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। योजनाओं का लाभ मैं कह रहा हूं, मैं लगातार आपके चैनल से कहता हूं कि केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, वो धर्म, जाति, पंथ, समुदाय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी, योगी जी की सरकार ने, या जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रियों ने, वहां के नेतृत्व ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप जो जहर घोल देते हैं, जो विपक्ष जहर घोलता है मुस्लिम समाज के बीच में, उत्तर प्रदेश की थोड़ा सा मामला अलग है। और मैं बता रहा हूं, यहां से एक मैसेज गया है। जो सीटें मुस्लिम बाहुल्य भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, ये समाजवादी पार्टी को चेताया भी है कि आप जो जहर घोल रहे हैं। और मैं आरिफ साहब से एक बात पूछूंगा, इस पर भी बहुत चर्चा हो रही थी कल कि योगी जी का नारा आगे बढ़ेगा या कैसे होगा, हो रही थी चर्चा। तो आप बताइए। मतलब मैं एक चैनल पर देख रहा था परवेज साहब, तो उसमें कहा गया कि नारा योगी जी के जो मुख से निकला बस
बटोगे तो कटोगे। और पूरे महाराष्ट्र में मतलब उन्होंने इतना बड़ा विश्लेषण किया कि बाला साहब ठाकरे के बाद मराठी मानुस और मराठी अस्मिता या महाराष्ट्र की अस्मिता, उसके बाद एक स्लोगन जो योगी जी ने दिया है वो है बाला साहब ठाकरे को टच करता था, और उसी से पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा हो गया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं आरिफ साहब, धर्म पर मत जाइए। जब फिर मैं दोहरा रहा हूं, बटोगे तो कटोगे, ये सबके लिए नारा है कि बटिए मत, इस देश को शक्तिशाली बनाइए। आप नहीं समझ रहे हैं। हमने फिर कहा कि आजादी के समय भी हम एक मिनट आपको बीच में आजादी, एक सेकंड, एक मिनट रोक कर आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने फिर इस जीत के बाद भी कहा है, दोहराया है उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज उन्होंने फिर दोहराया इस बात को, और उन्होंने कुंदरकी को रेखांकित करते हुए भी ये बात कही है कि ये जो परिणाम है ये उसका नतीजा है जो बात कही गई है। और आगे भी ये है कि बटोगे तो कटोगे। फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। सुनील जी, आप बात आगे बढ़ाइए। उसका बहुत कम शब्दों में मैं समीक्षा कर रहा हूं आरिफ भाई, ध्यान से सुनना। हमारा कहने का मतलब यह कि जब आप बट जाओगे तो जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं या धर्म के आधार पर बांटने वाली ताकतें हैं, वो हमें फिर फ्रिक्शन पैदा करेंगी, हमें विवाद पैदा करेंगी। आप देख रहे हैं ना, हम एक हैं 2014 से लेकर आज तक। कोई सांप्रदायिक, देखिए भाई भाई में भी झगड़ा होता है, लेकिन इतनी बड़ी कोई दंगा पूरे देश और प्रदेश में नहीं हुआ है धर्म के आधार पर। मुस्लिम और हिंदू के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बलिया से बनारस तक कोई विवाद नहीं। छुटपुट घटना तो परिवार में भी होती है, लेकिन एक बहुत विशाल रूप धारण कर ले कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, तो उनके कहने का परिप्रेक्ष्य यही है कि बटोगे तो फिर आपस में कट जाओगे। और ये जो धर्म के आधार पर राजनीतिक ताकतें हैं, ये हावी हो जाएंगी। इससे प्रदेश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा। और यही हमने आजादी के समय में भी नारा सुना था कि देश उस दिन आजाद अंग्रेजों से हो जाएगा जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़ा हो जाएगा। और वो खड़ा हुआ और अंग्रेज भागने पर मजबूर हुए। हिंदू मुस्लिम महाराष्ट्र में खड़ा हुआ एक साथ, जो धर्म के आधार पर लड़ने वाली जातियां थी, जो आतंकवाद को पनाह देती थी पार्टियां, वो नस्ते नाबूद हो गई आज। तो मैं आपसे कह रहा हूं आरिफ भाई, उत्तर प्रदेश को अभी भी समझिए। और यही प्रदेश का मुस्लिम योगी आदित्यनाथ जी ने जो सुरक्षा दी है, वो हिंदू महिलाओं के लिए ही नहीं है, हमारी मुस्लिम महिलाओं बहनों के लिए भी है। उनको भी उतना ही अधिकार है जितना हिंदू महिलाओं को है। तो आप इसे समझिए। और योगी जी पर वो आप जहर घोल देते हैं, आप पुट छोड़ते हैं। उनके द्वारा दिए गए बयानों का करोड़ मरोड़ कर आप समाज में मौलानाओं के द्वारा जो प्रचार कराते हैं, उसका इंपैक्ट होता है मुस्लिम समाज पर। जिस दिन वो महाराष्ट्र की तरह जाग जाएगा या कुंदरकी में जागा है, तो आप समझिए क्या होगा उत्तर प्रदेश का। जो उद्धव ठाकरे जी का हुआ है, शरद पवार जी का कांग्रेस का हुआ है महाराष्ट्र में, वह भी आपका उत्तर प्रदेश में होगा, चिंता ना करिए। आरिफ साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है, हम इसको आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में तो जो बातें आ रही हैं हम उसको समझना चाहते हैं। कुंदरकी में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह को खूब दिल खोल के वोट दिया। आप आरोप लगाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन 1,44,600 मतों की जीत को कोई भी आदमी किसी भी रूप में ऐसे नकार नहीं सकता है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी उस तरह के वोट पड़े। ऐसे ही सीसामऊ विधानसभा में हिंदू बाहुल्य सीट पर नसीम सोलंकी जीत कर आई है, और बड़े मार्जिन से, जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशी थे। उन सीटों में जहां भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहां नसीम सोलंकी जीत के आई है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब कोई नई करवट ले रही है? जो बाकी चीजें, जो लोग इस तरह की राजनीति में मुसलमानों को हाशिए पे लाने की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, या डरा कर राजनीति की जा रही थी, क्या उसके खत्म होने का समय आ गया है? 27 में ऐसा कुछ दिखने वाला है कि मुस्लिम कैंडिडेट हिंदू बाहुल्य सीट से जीत कर आ रहा है, हिंदू बूथों पर वो जीत रहा है, और एक हिंदू कैंडिडेट मुस्लिम बूथों पर जीत रहा है। ये दो तस्वीरें हैं जिसको मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये क्या है? परवेज भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है।
नसीम सोलंकी जी की सीट पारंपरिक है। उनके ससुर भी जीते थे, फिर उनके हस्बैंड जीतने लगे इरफान सोलंकी जी, और आज नसीम सोलंकी जी ने भी जीती है। हालांकि मार्जिन बहुत कम है, वो मशीनरी का दुरुपयोग वहां भी हुआ है। ये मार्जिन कम से कम 30 से 40 हजार होनी चाहिए थी, वो 10 हजार के अंदर रहे। देखिए सुनील भाई अभी कह रहे थे कि धर्म की बात है, हम कहाँ धर्म पे जाते हैं? हमने कब धर्म को चुना है? हमको अगर धर्म चुनना होता तो हम पाकिस्तान चले गए होते। हमको धर्म चुनना होता तो हम मुस्लिम लीग में रहे होते, हम ओवैसी को चुनते। हम अलग अलग राज्यों में लोकतंत्र के हिसाब से जो मुझे मुसलमानों को ठीक लगता है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा, सभी को साथ लेकर के चलेगा, जो भारत के संविधान के मूल हैं उनको बचाने की कोशिश करेगा, उनके साथ जाता है। बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ जाता है, बिहार में लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ चलता है, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ जाता है। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गडकरी जी की तरह लिबरल अगर कोई है तो उनके साथ भी मुसलमान जाता है। मुसलमान कब धर्म के राजनीति करता है? अच्छा, इतने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी को ये क्यों कहना पड़ता मैंने है? मैं यही करेक्ट करता हूँ, एक सेकंड करेक्ट कर रहा हूँ, मैं बस करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने मुस्लिमों के लिए नहीं कहा, मैंने राजनीतिक दलों के लिए कहा है। आप समझे ही नहीं है। दोबारा अब अपनी बात मैं कहिए। आपको जवाब दे रहा हूँ। फिर क्यों प्रधानमंत्री जी को कपड़ों से पहचानने की जरूरत पड़ जाती है? फिर क्यों प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ता है कि आपकी भैंसें, आपकी नौकरियां मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस? मुझे इस बात का भी जवाब आपसे चाहिए। अब आप आ मैं दे जाइए। रहा हूँ और मैं मैं देता बता हूँ, रहा हूँ, सुनिए। हाँ जी 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 सुनील भाई। जी मेरी सुनील बात पूरी हो जाए। जी प्रधानमंत्री जी बिल्कुल आपकी बात ऐसा है। 6 महीने में नहीं, प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा 6 महीने में क्या कर दिया कि जो 4 लाख से नीचे थे वो 1.5 लाख पे आ गए थे 6 महीना पहले? क्या आपने 100 करोड़ लोगों को 6 महीने में अ, भारतीय जनता पार्टी के पास मेरी समझ से तो नहीं है। लोगों को बेहतर सकते हैं। 2014 से लेके 24 तक और 17 से लेके अब तक दलितों ने महसूस किया कि केंद्र की योजनाएं हैं या प्रदेश की योजनाएं हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही ऐसी सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में, देश में मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, आरिफ भाई क्यों नहीं समझेंगे कि उसको मार दिया, उसको कर दिया। जब से पृथ्वी की संरचना हुई है, जब से ब्रह्मांड बना है, क्या ये झगड़े होते नहीं रहे हैं या होंगे नहीं? लेकिन उनका निस्तारण किस तरीके से किया जाता है, उनकी सुनवाई किस तरीके से होती है, वह फर्क होता है। अपराधी तो भगवान राम के कालखंड में भी थे और आज भी हैं, लेकिन राम राज्य को ही सही क्यों माना जाता है? वहां लोगों की सुनवाई थी, वैसे ही जैसे आज हमारी सरकारों में सुनवाई है। आपकी सरकारों में दलितों का क्या हाल था? उत्तर प्रदेश में दलित भूल जाएंगे क्या? आपने तो दलितों की नेता को गेस्ट हाउस में बंद कर लिया था। मैं कहना नहीं चाहता कि वो घटना आप याद दिलवाना चाहते हैं इस चैनल पर, जिसे भूल जाना चाहता है प्रदेश की एक महिला के साथ आपने, जो उत्तर प्रदेश की शख्सियत थी और शख्सियत है। ये स्थिति थी कि आपने कोई कपड़ा भी नहीं छोड़ा था उन पर, आपके गुंडों ने। उसका उसको नहीं भूली है दलित समाज, भूल में चला गया राहुल गांधी जी के उसमें आकर। आपका भी बहम हो गया होगा, कांग्रेस का कोर वोटर रहा है कभी दलित, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कांग्रेस में कोई परिवर्तन हो गया हो, तुम चलो तो अखिलेश जी के साथ भी चले जाओ। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गुंडों के साथ मिलवा दिया राहुल गांधी जी, और फिर आपको छोड़ दिया है। आप अपने आप को दुरुस्त करिए। और आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे। जहर भाई भाई के खिलाफ भी उगलते हैं लोग, लेकिन जैसा जहर आपने जम्मू कश्मीर में उगला था, याद है? आप भूल गए या याद दिलाऊं? ब्राह्मणों, कश्मीर छोड़ो, बच्चों के बगैर, अपनी स्त्रियों के बगैर, स्त्रियों को यहां छोड़कर जाइए, उनके बागीचे लूट लिए गए। सुनिए एक मिनट, जब आप बोले मैं बोला नहीं, भारतीय जनता पार्टी मैं बोला नहीं। थी। सुनिए 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 सुनिए
सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले आप। मेरी बात सुनिए, पार्टी की बात छोड़िए। आपने कहा मुस्लिम लीग, आपने समाजवादी पार्टी की बात नहीं की। मेरी बात सुनिए, आप पहले मेरी बात पूरी सुनिए, पहले आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए। आपने समाजवादी पार्टी की बात नहीं की थी, भाजपा की बात नहीं की थी, आपने कहा मुस्लिम नहीं मारे जाएंगे। तो उसी का जवाब मैंने दिया है कि क्या ब्राह्मण नहीं मारे गए थे कश्मीर के अंदर, क्या हिंदू नहीं मारे गए थे कश्मीर के अंदर? तब तो आप नहीं बोले थे, बताइए ना आप। भाई पार्टियों की बात मत करिए, अगर धर्म की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम तो नहीं मारे जाएंगे, अरे सुनिए, मुस्लिम तो नहीं मारे जाएंगे, अरे मैं कहने लगा ब्राह्मण तो नहीं मारे जाएंगे, ये कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की